गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैलेंज है इन्फ्लेशन, उसके बारे में पढ़ लिया है। सेकंड चैलेंज आपका था पॉवर्टी, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैलेंज आपका है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी। हिंदी में क्या बोलेंगे? बेरोजगारी। जिस व्यक्ति के पास कोई भी रोजगार नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं बेरोजगार। और उस समस्या को हम क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। देखो, इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद में आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी सूरत में आपको इन 3 क्वेश्चन के लिए घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पहला पॉइंट जो हम याद रखेंगे वो आपका है डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? देखो, कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी कार्य करने के लिए क्या है? क्वालिफाई है। किसी भी कार्य करने के लिए क्वालिफाई है, और वो कार्य करने के लिए क्या है? इच्छुक भी है। उसकी कार्य करने की क्या है? इच्छा भी है, लेकिन वो कोई भी कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है। कोई भी कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इस व्यक्ति को तो हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड। इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड। और इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीधे शब्दों में आप क्या डेफिनेशन बनाओगे? व्हेन ए पर्सन is qualified, when a person is qualified and he desires to do work but he not gets any job, ठीक है, then this situation is known as unemployment। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? when a person is qualified and he desires to do any work, लेकिन वह किसी भी कार्य को, किसी भी जॉब को प्राप्त करने में क्या रहता है? फेल हो जाता है, अनसक्सेस हो जाता है। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। उस सिचुएशन को हम क्या कह देंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पहला फैक्ट क्या ध्यान रखोगे? डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से देखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट आपका है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स या लेबर पावर, जिसे हिंदी में बोलते हैं श्रम शक्ति। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रम शक्ति। सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो आपका आएगा वर्कफोर्स या वर्क पावर, जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्य शक्ति। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट आपका आएगा वो आपका आएगा अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसे हिंदी में बोलेंगे बेरोजगारी दर। और ये तीनों ही पॉइंट्स हैं वो इस बार 2020 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पॉइंट आपको पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट आपका लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स या लेबर पावर, हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रम शक्ति। क्या डेफिनेशन होगी? देखो, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। बुक में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? द पार्ट ऑफ total population, the part of total population which provides labor
which provides labor for the production of goods and services in an economy is known as labor force. जनसंख्या का वह भाग, जनसंख्या का, इसको आप और भी जोड़ सकते हो इन करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इन फाइनेंशियल ईयर, तो वो अलग बातें हैं। आप तो सीधी सी डेफिनेशन क्या रखोगे, जनसंख्या का वह भाग, जनसंख्या का वह भाग जो चालू वित्त वर्ष में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारी है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की हो, चाहे सेकेंडरी की हो, चाहे टेरिटरी सेक्टर की हो, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर लेबर प्रोवाइड करवा रहा है तो वो पार्ट क्या कहलाएगा आपका, लेबर फोर्स। देखो एग्जांपल के रूप में मान लीजिए इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 30 लाख, और ये आवश्यक नहीं है कि 30 लाख जो टोटल पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या हो, क्वालिफाई हो या कार्य करने की क्या हो, इच्छुक हो। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 5 लाख पॉपुलेशन है वो ऐसी है जो कोई भी कार्य नहीं करना चाहती है और ना ही किसी कार्य को करने की उनकी इच्छा है। ठीक है, तो ये पार्ट है पॉपुलेशन का, वो हमारे देश में क्या प्रोडक्शन के लिए जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं है। तो 30 लाख में से 5 लाख लेस हो गए तो कितने बचे, 25 लाख। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनके लिए लेबर प्रोवाइड करवाने के लिए क्या तैयार है, ये पार्ट क्या कहलाएगा आपका, लेबर फोर्स। ये पार्ट क्या कहलाएगा आपका, लेबर फोर्स। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, द पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन which provides labor for current economic activities of a country for the production of goods and services is known as labor force. Second most important point आपका है workforce. Second point क्या है आपका, workforce. वर्कफोर्स या वर्क पावर, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्य शक्ति। अब देखो 25 लाख जो पार्ट है पॉपुलेशन का, वो करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनमें गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए लेबर प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि टोटल जो लेबर फोर्स का पार्ट है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, अवेलेबल हो जाए। मान लीजिए 25 लाख जो है, इनमें से केवल 15 लाख जो पॉपुलेशन है उसको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होता है। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा आपका, वर्कफोर्स। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का जो पार्ट करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उनमें गुड्स एंड सर्विसेज है, इनके प्रोडक्शन के लिए लेबर प्रोवाइड करवा रहा है, वो तो क्या कहलाएगा, लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स का वह पार्ट जो किसमें है, एम्प्लॉयमेंट में है, किसमें है, एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में, वो क्या कहलाएगा आपका, वर्क फोर्स। क्या डेफिनेशन बनाओगे, द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच इज एम्प्लॉयड, जो रोजगार में है, द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच इज एम्प्लॉयड इज नोन एज वर्क फोर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका है अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगारी दर। देखो हमने क्या देखा है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 30 लाख। इसमें से देखो जो लेबर फोर्स में शामिल होने वाली पॉपुलेशन है वो कितनी है, 25 लाख। और कितनी पॉपुलेशन को रोजगार मिल गया, यानी हमारी वर्क फोर्स क्या है, 15 लाख। अब देखो बेरोजगार जो व्यक्ति वो कितने हैं, देखो ऊपर वाले ये जो 5 लाख है इनको हम नहीं शामिल करेंगे। बेरोजगार कौन होगा, जो क्वालिफाई होगा और जो किसी कार्य को करने का क्या होगा, इच्छुक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बेरोजगार बोलेंगे। तो ये पॉपुलेशन हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ देखो अनएम्प्लॉयड,
अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है वो कितनी है? 25 से इसमें से कितनों को रोजगार मिल गया? 15 को, मुझसे कितने रह गए? 10 लाख। 10 लाख लोग क्या है हमारे देश में अभी तक के बेरोजगार है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन? तो देखो जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनकी संख्या का, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या के साथ जो रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, the ratio of unemployed population with the total population of labor force. The total population of labor force is known as unemployment rate. इसे हम क्या बोलेंगे? बेरोजगारी दर। ठीक है, यहां तक हमने क्या क्या पॉइंट देखे हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखोगे आप? Definition of unemployment. What do you mean about labor force? What do you mean about workforce? What do you mean about unemployment rate? और next point हमारा आएगा measurement of unemployment. जैसा आपने देखा था इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो फर्स्ट एफर्ट है वो किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने। कब? 1868 में। इंडिया में जो हमारी नेशनल इनकम है उसके कैलकुलेशन का भी फर्स्ट एफर्ट किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। कब? 1868 में। एक हमने पढ़ा था CSO, एक है NSSO। डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। इंडिया में प्रेजेंट टाइम में नेशनल इनकम इसकी कैलकुलेशन का जो वर्क है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और NSSO की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी रिलायबल डाटास हैं उनके कलेक्शन का कार्य वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? NSSO के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला आपका है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। हिंदी में क्या बोलेंगे? मौसमी बेरोजगारी। देखो इसके नेम से ही क्या है, इसकी डेफिनेशन निकल के आ रही है। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? किसी भी व्यक्ति को अगर फिक्स्ड सीजन या फिक्स्ड पीरियड के लिए क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, बाकी टाइम उसे क्या रहना पड़ेगा? बेरोजगार रहना पड़ेगा। तो उस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या बोलेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या डेफिनेशन बना लोगे? ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in which an individual is able to get employment for a fixed season or fixed period is known as seasonal unemployment। ठीक है, इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति को पूरे 12 महीने तक रोजगार प्राप्त नहीं होता है। एक फिक्स्ड सीजन के लिए या फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए उसे रोजगार प्राप्त होता है, बाकी समय उसे बेरोजगार रहना पड़ता है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? सीजनल। और एक ध्यान रखना, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, उसमें भी कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर में आपको पता है रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप। सीजन्स के बेस पे हम क्या है 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम ग्रोन करते हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब देखो कोई भी रीजन ऐसा है जहाँ पर केवल खरीफ की कल्टीवेशन होती है या केवल रबी की कल्टीवेशन होती है, तो रेस्ट जो टाइम है उसमें व्यक्ति को क्या रहना पड़ता है? बेरोजगार रहना पड़ता है।
एग्रोबेस इंडस्ट्री का एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो देखो जैसे शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, इसमें प्रोडक्शन का कार्य तभी होगा जब उसे रॉ मटेरियल के रूप में क्या अवेलेबल रहेगा, शुगर केन। अब जब शुगर केन है उसकी अवेलेबिलिटी है वो शुगर इंडस्ट्री के लिए बंद हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में शुगर इंडस्ट्री को क्या है, प्रोडक्शन कार्य है वो भी बंद कर देगी और प्रोडक्शन से जुड़े हुए जो भी वर्कर्स हैं उन्हें कार्य से हटना पड़ता है। तो फर्स्ट आपकी क्या आ गई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके बारे में लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो नेम से इसकी डेफिनेशन आप बना लोगे। सेकंड आपकी आएगी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी। देखो फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है, तो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आप क्या रखोगे, नेम से डेफिनेशन बना लेना, आगे क्या क्या बातें वो छोड़ देना। ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच क्रिएट्स ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, in the structure of an economy is known as structural unemployment। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आएगी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आपकी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तकनीकी बेरोजगारी। क्या बोलेंगे, तकनीकी बेरोजगारी। आप देखते हो आजकल प्रोडक्शन का कार्य है उसमें नए नए मेथड्स या नई नई टेक्निक्स है उनका यूज किया जा रहा है। ठीक है, टेक्निक्स में क्या हो रहा है, लगातार रिफॉर्म हो रहा है। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं क्या एक टेक्निक में रिफॉर्म का ही एक एग्जाम्पल है, अदरवाइज ये चीजें हैं ये पहले कभी भी पॉसिबल नहीं थी। एक देखो प्रोडक्शन कार्य है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं, मशीन्स का यूज कर रहे हैं। अपन अपने एग्रीकल्चर फील्ड को देख सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें पहले क्या मानव के द्वारा या जो कैटल्स है उनका यूज करके एग्रीकल्चर का कार्य हम करते थे। अब एग्रीकल्चर वर्क में हम ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज करने लग गए हैं जिसके कारण लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। तो हमें तो डायरेक्ट क्या रखनी है डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन लिख दोगे, ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ए टाइप ऑफ unemployment which creates due to reforms in the techniques of production, due to reforms in the techniques of production and due to use of new machines। ठीक है, नई मशीनों के प्रयोग से और तकनीक में सुधार के कारण, उत्पादन की तकनीक में सुधार के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच क्रिएट्स ड्यू टू रिफॉर्म्स इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ड्यू टू यूज ऑफ न्यू मशीन्स इज नोन एज टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी आएगी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आपकी है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसे हिंदी में बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। हिंदी में क्या बोलेंगे, घर्षणात्मक बेरोजगारी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी कोई भी इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनको कोरोना डिजीज के कारण क्या है, वर्क से हटना पड़ा। और कब हटना पड़ा इनको आपको पता है, मार्च महीने में हटना पड़ा था। 2 महीने तक क्या रह गया आपका, लॉकडाउन। अब ये जितने भी वर्कर्स थे वो माइग्रेट होकर कहाँ चले गए, अपने होम पे चले गए, घर पे चले गए। अब वापिस क्या है, लॉकडाउन में थोड़ी ढिलाई दी गई है और इन वर्कर्स से पुनः कार्य को लौटने के लिए बोला जा रहा है। अब देखो
मार्च के महीने में जब लॉकडाउन है वो डिक्लेयर हुआ था, उस समय से लेकर आज मान लीजिए वर्कर है वो दोबारा इस इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए आ रहा है। इसके 20 का जो टाइम पीरियड है, इसके जो 20 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में उसे क्या रहना पड़ा है, बेरोजगार रहना पड़ा है। और ऐसी बेरोजगारी को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या रचनात्मक बेरोजगारी। क्या डेफिनेशन बनाओगे, ए टाइप ऑफ unemployment which takes place between two employment periods is known as फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो पहले ये व्यक्ति क्या था, मार्च के महीने से पहले क्या था, ये रोजगार में क्या नहीं था, फिर इसका रोजगार क्या है, छिन गया बेचारे का 2 महीने के लिए, अब वापस क्या आ गया ये रोजगार में। तो रोजगार की जो 2 अवधियां हैं, रोजगार की जो 2 अवधियां हैं, इन अवधियों के बीच में उसे क्या रहना पड़ा है, बेरोजगार रहना पड़ा है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाएगी, आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आएगी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आपकी है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। हिंदी में क्या बोलेंगे, चक्रीय बेरोजगारी। देखो इकोनॉमी में क्या होता है, ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल चलते रहते हैं, और ओवरऑल जो डिमांड है वो कभी डिक्रीज हो जाती है और कभी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ट्रेड साइकिल का मतलब कभी व्यापार में डिमांड बढ़ती है, कभी घटती है, और इनमें अगर चेंजमेंट होता है और इन चेंजमेंट्स के कारण अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके नाम से डेफिनेशन बना लोगे आप, ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ए टाइप ऑफ unemployment which creates due to trade cycles and due to decline या decrease in overall demand is known as cyclical unemployment। ठीक है, नेक्स्ट आपकी लास्ट आ रही है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट आपकी क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखो क्या होता है, ये बेरोजगारी इंडिया में मोस्टली रूरल एरिया जो है वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी में क्या होता है, जब हम देखते हैं तो किसी कार्य में बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं, हम देखते हैं कि सब लोगों का मिल गया है, रोजगार मिल गया है, लेकिन एक्चुअल में जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अब इस पेड़ को मान लीजिए काटने के लिए 2 व्यक्ति हैं, वो 2 घंटे का टाइम लेते हैं, 2 व्यक्ति 2 घंटे का टाइम लेते हैं, यानी 2 व्यक्ति 2 घंटे में इस पेड़ को काट सकते हैं। लेकिन इस पेड़ को काटने के लिए क्या है, 30 लोग लगे हुए हैं काट रहे साहब पेड़। अब देखो हम जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि यार 30 लोग लगे हुए हैं पेड़ को काट रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है, 2 लोगों की है, और वो भी क्या 2 घंटे के अंदर अंदर इस पेड़ को काट सकते हैं। तो जिस कार्य में, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं और उत्पादन में उनका योगदान क्या होता है, शून्य होता है, तो उस बेरोजगारी को हम क्या बोलेंगे, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच एन इंडिविजुअल seems to be engaged in employment, but in actual his contribution in total production is 0 or negligible। ठीक है, जिसका
टोटल प्रोडक्शन में जो योगदान है वो क्या होता है, नगण्य या शून्य के बराबर होता है। 2 मिनट में मैं आपको पूरा जो चैप्टर है वो दोबारा बता देता हूँ, हमें कौन कौन से वो याद रखने हैं। पहला अपन क्या रखोगे आप, डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला अपन क्या रखोगे, डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान में सबको। सेकंड पॉइंट आपका क्या रहेगा, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। थर्ड आपका क्या आएगा, वर्क फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारा क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे आपको 6 जो प्रकार है बेरोजगारी के उनको देखना है, ठीक है। इनको अच्छे से देख लेना, 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।